235 में शिक्षा का अधिकार है और 244(1) के अनुसार अनुसूची का अधिकार हमें मिला है। इतने सारे अधिकार उसको कहाँ से समझ में आएगा जो खुद ही थम्सअप है, जो खुद ही दिशाहीन है। पढ़ा लिखा वर्ग घर में पढ़ा है और अनपढ़ आदमी समाज का नेतृत्व कर रहा है। अनपढ़ आदमी को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, अनपढ़ आदमी समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता। साथियों, अनपढ़ों को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, अनपढ़ों को समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता। 1950 के पहले भारत में कोई पढ़ा लिखा वर्ग, कोई बुद्धिजीवी वर्ग हमारे समाज में नहीं था। 26 जनवरी 1950 में जैसे ही संविधान लागू हुआ, भारत में SC, ST, OBC माइनॉरिटी में 3 वर्ग का निर्माण हुआ, एक नेता निर्माण हुआ। हमारे समाज में 50 के पहले कोई नेता नहीं था, नेता निर्माण हुआ और वो नेता वर्तमान में पार्टी और हाईकमांड का गुलाम है। नेता पार्टी और हाईकमांड का गुलाम है। समाज का नेता पार्टी और हाईकमांड का गुलाम है। 42 खासदार आदिवासियों के, 450 आमदार आदिवासियों के, पार्टी और गुलाम पार्टी और हाईकमांड का गुलाम है। कहां से लागू होगी 5वीं और 6वीं अनुसूची? अभी मेरा वाशिम में कल कार्यक्रम था, वहां पे आमदार जनक आया था, वहां पे मैंने 5वीं 6वीं अनुसूची बताई। यहाँ पे मालेगांव के लोग आए हुए, 5वीं 6वीं अनुसूची बताने के बाद वो लोग हमारे पास आए और बोले, गेड़ाम साहब अभी आमदार भी लागू नहीं कर रहा है, खासदार भी लागू नहीं कर रहा है, आपको हम निवेदन दे रहे कि हमारे एरिया में आप 5वीं अनुसूची लागू करो। मैंने बोला, अरे लागू करने वाला मैं थोड़ी ना हूँ, मैं तो प्रचारक हूँ। जिसको लागू करने का अधिकार है आपने उसको चुनकर नहीं लाया, आपने मोदी को चुनकर लाया। तो अभी आपसे मोदी को मिलना होगा। जब आप मोदी को मिलोगे तब आपको समझ में आएगा वो लागू होगी या ना होगी। तो भारत में जो वर्तमान में जो समस्या है, तो इसीलिए भारत में जो नेता पैदा हुआ वो पार्टी और हाईकमांड का गुलाम है। दूसरा वर्ग निर्माण हुआ कर्मचारी, जो बाल्या बाली 10x10 के खोली में। तीसरा वर्ग निर्माण हुआ विद्यार्थी। वर्तमान का विद्यार्थी ये मिसगाइड मिसाइल है। 3 समाज में वर्ग निर्माण हुए अधिकार मिलने की वजह से। नेता निर्माण हुआ, कर्मचारी निर्माण हुआ, विद्यार्थी निर्माण हुआ। ये तीनों ही लोग समाज को सही दिशा दे सकते हैं, समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और गुलाम समाज को आजाद कर सकते हैं। ये 3 लोग हैं और तीनों ही लोग गुलाम है। कहां से आजादी मिलेगी? इसीलिए बड़े दुख के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 में आगरा के रामलीला मैदान में हम लोगों को कहा, पढ़े लिखे लोगों के बारे में, कि वर्तमान का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये पढ़ा लिखा वर्ग, क्या कहा बाबा साहब ने? मुझे पढ़े लिखे गद्दार लोगों ने धोखा दिया। ये 18 मार्च 1956 में बाबा साहब ने हमारे ऊपर लगाया हुआ कलंक है कि जिस संघर्ष की वजह से, जिस महापुरुषों के आंदोलन की वजह से ये पढ़ा लिखा वर्ग समाज में पैदा हुआ, ये पढ़ा लिखा वर्ग के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे गद्दार लोगों ने धोखा दिया। क्या स्टेटमेंट है हमारे महापुरुषों का। जो परिवर्तन करने वाला वर्ग है, जो समाज को सही दिशा देने वाला वर्ग है, गुलाम समाज को आजाद करने वाला वर्ग है, अजागरूक समाज को जागरूक करने वाला वर्ग है, इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब साधारण व्यक्ति थे क्या? असाधारण व्यक्ति थे। असाधारण व्यक्ति बोल रहा है पढ़े लिखे लोगों के बारे में कि मुझे पढ़े लिखे गद्दार लोगों ने धोखा दिया, अनपढ़ों ने साथ दिया और हम लोगों को अधिकार मिले, लेकिन पढ़े लिखे गद्दारों ने धोखा दिया। उसके बाद में वामसेप के फाउंडर मेंबर और अध्यक्ष DK खाबर्डे साहब कहते पढ़े लिखे लोगों के बारे में कि वर्तमान का जो पढ़ा लिखा वर्ग है ये तेल लगाया हुआ पहलवान है, किसी के हाथ में ही नहीं आता। जिनको डाउट है वो घर में जाने के बाद दोनों हाथ को तेल लगाए और अपने बीवियों को कहे जरा खींचो तो समझ में आएगा तेल लगाया पहलवान क्या होता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PB सावंत साहब, उन्होंने कहा कि वर्तमान का पढ़ा लिखा वर्ग ये महापुरुषों के विचारों में विरोध करने वाला वर्ग है, महापुरुषांच्या विचारांमध्ये
आड़ येणारा वर्ग म्हणजे पढ़ा लिखा वर्ग। उसके बाद में अकोला जिला के आकुट तालुका के सत्यपाल महाराज कहते हैं पढ़ा लिखा वर्ग यानी बाल्या बाली 10 बाय 10 की खोली, 10 से 5 नौकरी करता है, घर में आने के बाद अपने परिवार में रहता है। पढ़ा लिखा जो वर्ग है 10 से 5 नौकरी करता है और घर में आता है। उसके बाद में भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब कहते हैं, क्या कहते हैं पढ़ा लिखा वर्ग के बारे में? वामन मेश्राम साहब क्या कहते हैं? सवाल पूछने वाला वर्ग, सवाल ही पूछते रहता है। 24 घंटे में से कभी 1 घंटा समाज में जाके काम नहीं करेगा, सवाल ही पूछते रहता है। सवाल पूछने वाला वर्ग, सवाल का जवाब तर्क के आधार पर देने के बावजूद भी काम न करने वाला वर्ग यानी पढ़ा लिखा वर्ग। ये व्याख्या जो बनाई वामन मेश्राम साहब ने, जिन्होंने 40 साल काम किया, जिनका जो अपना अनुभव है उस अनुभव के आधार पर जिन्होंने व्याख्या बनाई, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण होने वाला है, उन्होंने ये व्याख्या बनाई। इसीलिए ये हमारे ऊपर लगाया गया ये कलंक है, ये आरोप है। इस आरोप को मिटाने के लिए भारत में 1978 में वामसेप निर्माण हुआ। वामसेप ये कर्मचारियों का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकता, इसीलिए 2010 में भारत मुक्ति मोर्चा निर्माण किया गया, जिसके द्वारा भारत में जन आंदोलन चलने वाला है। और इस जन आंदोलन में SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों के जो 6000 जाति है, ये 6000 जाति को हमें वहाँ पे शामिल करना है, सहभागी करना है। और भारत में जन आंदोलन के हम लोगों को जो वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो तैयारी चल रही है, उनके नेतृत्व में भारत में जन आंदोलन होने वाला है। वर्तमान का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये पढ़ा लिखा वर्ग जो है परिवर्तनवादी है और समाज को, गुलाम समाज को दिशा देने वाला वर्ग है। ये बात पढ़े लिखे लोगों ने समझना चाहिए। साथियों, भारत में 36 राज्य है, उनमें से 30 राज्य में आदिवासी निवास करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट आज यहाँ पे विषय लिया गया है कि अनुसूची 5 व अनुसूची 6 आणि पेसा एक्ट वर सविस्तर चर्चा। ये जो विदर्भ आदिवासी परिसंवाद जो यहाँ पे लिया गया है, जिसका ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये तब समझेगा जो अभी मैंने ये बैकग्राउंड आप लोगों को बताया है, इस बात को ध्यान में रखकर आप सुनेंगे तो समझेगा। इस बात को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे और आदिवासी ही कहकर अगर सोचेगा तो 5वीं 6वीं अनुसूची समझ में आने वाली नहीं है। भारत में 36 राज्य है, उनमें से 30 राज्य में आदिवासी निवास करते हैं और गवर्नमेंट ने 11 राज्य में अनुसूची 5 घोषित की है। वो 11 राज्य कौन से? 9 राज्य में अनुसूची 5 घोषित की है। 30 राज्य में से 9 राज्य में, हालांकि 30 राज्य में आदिवासी निवास करते हैं, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। वो 9 राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। ये 9 राज्य में आदिवासियों को अनुसूची 5 घोषित की है। 9 राज्य में घोषित की है, 30 राज्य में आदिवासी निवास करते। लेकिन हम लोग महाराष्ट्र में चर्चा कर रहे, इसलिए आज यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर 1985 में भारत में अनुसूची 5 घोषित की। 2 दिसंबर 1985 में घोषित की, अभी तक लागू नहीं की। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और 1985 में यह अनुसूची घोषित की, यानी 1950 के पहले भारत में अनुसूची 5 या महाराष्ट्र में अनुसूची 5 इन लोगों ने घोषित नहीं की, जानबूझकर प्लानिंग बनाकर। क्योंकि 1985 में पंचायत राज का निर्माण राजीव गांधी ने किया, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत लेवल और पंचायत समिति और जिला पंचायत में हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा होने की प्रोसेस
राजीव गांधी ने 1985 में जो पंचायत राज निर्माण किया, 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसकी आस्था जो राजीव गांधी को मिली, जिसकी वजह से भारत में राजीव गांधी ने 413 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनवा कर लाए थे। तो 1985 में पंचायत राज राजीव गांधी ने निर्माण किया। पंचायत राज के साथ जुड़ा हुआ मामला यह अनुसूची 5 और 6 का है। पंचायत राज के साथ 9 राज्य में से महाराष्ट्र में 2 दिसंबर 1985 को अनुसूची 5 घोषित हुई। महाराष्ट्र में पालघर जो नया जिला हुआ वो पकड़कर महाराष्ट्र में 36 जिलों में से 11 जिलों में अनुसूची 5 घोषित है। वो 11 जिले कौन से? ठाणे, नाशिक, पुणे, धुळे, अहमदनगर, जलगांव, नांदेड़, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपुर। ये 11 जिलों में अनुसूची 5 घोषित है। ये 11 जिलों में अनुसूची 5 घोषित है। भारत मुक्ति मोर्चा का 3रा राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में था और वहां पे ये सब्जेक्ट लगाया गया था। उस सब्जेक्ट में मेरा नाम वक्ता के रूप में डाला गया था। तब मुझे ये अनुसूची 5 और 6 पढ़ने का मौका मिला। मेरा एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है। मैंने ये अनुसूची जब पढ़ी 3 दिन मुझे ही समझ में नहीं आई। मैंने जब पढ़ी 3 दिन मुझे ही समझ में नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगा कि समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज का नेतृत्व करने वाला वर्ग है, इनके पास जानकारी होगी। तो मैंने इंटेलेक्चुअल क्लास को फोन किया, मेरे समाज को डॉक्टर को मैंने फोन किया और उनको पूछा, डॉक्टर साहब अनुसूची 5 के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, आप समाज के पढ़े लिखे लोग हो। डॉक्टर ने कहा, मैं आदमी का डॉक्टर हूँ, संविधान का डॉक्टर नहीं हूँ। तो मुझे लगा चलो डॉक्टर को पता नहीं तो इंजीनियर को पता होगा। तो मैंने इंजीनियर को पूछा, उसने कहा मैं सिविल इंजीनियर हूँ। बिल्डिंग बांधने के बारे में पूछो, संविधान के बारे में तो मुझे भी पता नहीं। फिर मुझे लगा प्राध्यापक लोग जो होते, पढ़ने वाले लोग होते, इतिहास के जानकार लोग होते, मैंने उनको पूछा तो उस प्राध्यापक ने मुझे जवाब दिया, मैं मराठी लिटरेचर का प्राध्यापक हूँ। एक ने तो कहा कि मैं इतिहास का प्राध्यापक हूँ। गिड़ाम साहब 5वीं अनुसूची के बारे में मुझे पता नहीं। फिर मुझे लगा वकील लोग, पंडित लोग होते, इनको पूछना चाहिए। तो हमारे आदिवासी समाज के वकील को मैंने पूछा तो वकील ने कहा, इतना मजेदार जवाब दिया कि वो आपको बताना चाहता हूँ। बोले, गिड़ाम साहब मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। तो अभी गेड़ाम ने किधर जाना चाहिए? गेड़ाम ने किधर जाना चाहिए? तो गेड़ाम के तब ध्यान में आया कि जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, इसको ही अनुसूची 5 6 पता नहीं तो अनपढ़ों को कहां से पता रहेगी और समाज को कहां से पता रहेगी। मुझे लगा चलो आमदार और खासदारों को पता होंगी। तो गडचिरोली में कोरेगांव नाम का गांव है और हमारे जो वामसेप के कार्यकर्ता है गणवीर सर, उन्होंने वड़सा तालुका में कोरेगांव गांव में बिरसा मुंडा के पुतले का अनावरण था, वहां पे मुझे वक्ता के रूप में बुलाया और उस कार्यक्रम का अध्यक्ष मारोतराव कोवासी खासदार था, जो अभी है नहीं, माजी खासदार। तो उस भाषण में मैंने वहां पे कहा कि आर्टिकल 330 332 के अंतर्गत 42 और 450 आमदार चुनकर जाते और अभी तक आदिवासियों को 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू नहीं हुई, तो ये आमदार और खासदार संसद में और विधानसभा में जाते क्या झक मारते? तो वो खासदार वहां पे बैठे थे। तो उन्होंने कहा, बोले गिड़ाम जी आप विद्वान हो, आप अच्छे जानकार हो, लेकिन बोले आपको बताना चाहता हूं हम झक नहीं मारते, बल्कि हमें पता ही नहीं है। खासदार बोल रहा है हमें पता नहीं है, साला खासदारों को पता नहीं, आमदारों को पता नहीं। फिर मेरे सामने सवाल खड़ा हुआ कि मेरा नाम तो लखनऊ में ये नेशनलाइज कॉन्फ्रेंस है, इसमें मेरा नाम है और मेरे पास अगर जानकारी नहीं है तो मैं कहाँ बताऊंगा। फिर मेरे सामने एक ही व्यक्ति का नाम याद आया। मैं बोला अभी भारत में एक ही व्यक्ति बचा हुआ है जो व्यक्ति मुझे 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में बता सकते हैं, और उस व्यक्ति के साथ जाने का और मिलने का मौका जब वर्धा में कार्यक्रम था माननीय वामन मेश्राम साहब का, और वर्धा के कार्यक्रम में मेश्राम साहब के साथ में नागपुर के जो हमारे वामसेप के सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता है और वामसेप के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है पीके मेश्राम साहब,
हम लोग मेश्राम साहब के साथ नागपुर से वर्धा गए। जब नागपुर से वर्धा गए तब मैंने मेश्राम साहब को पूछा कि मेश्राम साहब, मैंने डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर को पूछा 5वीं अनुसूची के बारे में, मैंने खासदार को पूछा 5वीं अनुसूची के बारे में, सब लोग बोल रहे पता नहीं है, अभी आप ही हो, मुझे बता सकते हो। तो मेश्राम साहब ने कहा आदिवासी कौन है बोले। तो मैंने कहा आदिवासी तो मैं हूँ। तो मेश्राम साहब ने कहा मैं तो मूल निवासी हूँ, तुम तो आदिवासी हो, तुम्हें ही पता नहीं। साहब ने कहा, बोले गेड़ाम पुना करार पढ़ा है क्या? तो मैंने कहा साहब पढ़ा है, लेकिन जितना आप समझे हो उतना तो मैं अभी तक नहीं समझा हूं। बोले पुना करार को पढ़ो, 1 नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब पुना करार समझ में आएगा 5वीं और 6वीं अनुसूची समझ में आएगी। ये पुना करार से जुड़ा हुआ मामला है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची हम लोगों को अभी तक लागू नहीं हुई। ये क्या है आखिर 5वीं और 6वीं अनुसूची? अनुसूची 5 में लिखा गया है स्वायत्त शासन का अधिकार। स्वायत्त शासन का मतलब होता है सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब होता है आदिवासियों का सेपरेट शासन होगा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सरकार में एक अलग सरकार आदिवासियों की होंगी, जिसे आदिवासियों का सेपरेट अधिकार होगा, सेपरेट शासन होगा, उसे बोलते हैं स्वायत्त शासन का अधिकार। जिला परिषद को स्वायत्त शासन होगा, पंचायत समिति को स्वायत्त शासन होगा, ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासन होगा, ये अधिकार है। अनुसूची 6 में कौन सा अधिकार है? अनुसूची 6 में मालकियत का अधिकार है। मालकियत का अधिकार का मतलब है जो जमीन सरकारी है, अगर वो एरिया अनुसूची 6 अगर घोषित है, वो जमीन सरकार की नहीं बल्कि वो जमीन आदिवासियों की होगी। जिस तरह से घर के ऊपर अधिकार मुखिया का होता है और वो ग्राम पंचायत में घर टैक्स भरता है, उस तरीके का उस जमीन का चालक और मालक उस एरिया की जो ट्राइबल एडवाइजर कमेटी है वो होगी, उसके नाम से 7/12 होगा। यह है मालकियत का अधिकार। जल जंगल जमीन के ऊपर आदिवासियों का अधिकार होगा। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, 22 जिलों में आदिवासी निवास करते हैं और सिर्फ 11 जिले में अनुसूची 5 लागू है। घोषित है, अभी तक लागू नहीं हुई, घोषित है। आखिरकार ये अनुसूची 5 क्या है? बहुत सारे लोग भाषण में कहते रहते हैं अनुसूची 5 में स्वायत्त शासन, अनुसूची 6 में मालकियत का अधिकार है, बस खेल खत्म, चला आगे का कोई मामला नहीं। कैसे लागू होगी? संविधान में लिखा हुआ है ऑलरेडी, लागू कैसे होगी? जो आदिवासियों को राजा बनने की प्रोसेस बनाती है अनुसूची 5 और 6, लागू अगर हो जाती है तो भारत का आदिवासी राजा बनेगा। चलो शुरुआत करते हैं। धारा नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूची 5 में धारा नंबर 3 में लिखा हुआ है, धारा नंबर 3 में प्रशासन का अधिकार लिखा हुआ है। अभी ये संविधान में लिखा हुआ है, इसका विश्लेषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। हमारे लोग पढ़ते नहीं, सिर्फ बोलते रहते। धारा नंबर 3 में प्रशासन का अधिकार, बाबा साहब ने जो विश्लेषण किया, विश्लेषण हमारे लोग पढ़ते नहीं, सिर्फ उतना ही पढ़ते, प्रशासन का अधिकार। विश्लेषण में बाबा साहब ने कहा जिला परिषद को अधिकार होगा स्वायत्त शासन का, पंचायत समिति को अधिकार होगा, एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट में आदिवासियों को सेपरेट अधिकार होगा। कैसे होगा? प्रशासन का अधिकार का मतलब है अगर ये जिला नागपुर जिला अगर अनुसूची 5 अगर घोषित है, अभी है नहीं, घोषित होना चाहिए क्योंकि नागपुर में आदिवासी निवास करते हैं, आगे के लाइन में वो अधिकार दिया हुआ है, घोषित कैसे होता है। लेकिन उदाहरण के लिए गढ़चिरौली जिला अनुसूची 5 में है, उसमें प्रशासन का अधिकार कैसे होना चाहिए? वो जिला में कलेक्टर होता है, तो अगर अनुसूची 5 लागू होती है, उस जिला में 2 कलेक्टर रहेंगे, एक कलेक्टर जनरल का रहेगा, एक कलेक्टर केवल और केवल मात्र अनुसूची 5 और 6 का रहेगा। ये अधिकार प्रशासन के संदर्भ में धारा नंबर 3 में दिया हुआ है। और जो कलेक्टर रहेगा वो कलेक्टर केवल और केवल मात्र आदिवासी का विकास एवं कल्याण के लिए काम करेगा। प्रशासन के अधिकार में 2 कलेक्टर रहेंगे, जिला परिषद में 2 टेबल रहेंगे, एक जनरल का टेबल रहेगा और एक जिला के ट्राइबल लोगों के डेवलपमेंट का टेबल रहेगा।
कितना मौलिक अधिकार आहे? ग्रामपंचायत मध्ये 2 बाबू असणार. ये जो पैसा एक्ट है ना, ये कुछ भी नहीं है. हमारे लोग हाथी को छोड़ रहे और क्या बोलते वो हाथी जो है ना या बड़ा जो है ना वो 5वी 6वी अनुसूची आहे. आणि हत्याचं शेपूट जे आहे ना ते शेपूट म्हणजे हे पेसा ऍक्ट आहे. शब्दातच आहे पेसा ऍक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया. साला गांव लेवल का एक्ट है वो, देश लेवल का एक्ट है क्या पेसा एक्ट? गांव लेवल का एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया. और वहां पे दिया है आदिवासियों को 100% रिजर्वेशन मिलेगा. पेसा एक्ट के अंतर्गत 100% रिजर्वेशन मिलेगा. गडचिरोली में पेसा एक्ट के बारे में 100% रिजर्वेशन की न्यूज आई पेपर में और मीडिया में, तो वहां पे एससी ओबीसी में और आदिवासियों में झगड़े चालू हो गए. गांव लेवल का एक्ट है, कोई औकात नहीं है उसकी. 5वीं 6वीं अनुसूची को गायब करने के लिए पेसा एक्ट लाया. यह आदिवासी समाज के बुद्धिमान लोगों ने इस चीज को समझना चाहिए. 5वीं 6वीं अनुसूची राजा बनने की अनुसूची है, इसको गायब करने के लिए पेसा एक्ट है. 100% रिजर्वेशन का मतलब ये मेरे पास गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है. पेसा एक्ट जो है उस संदर्भ में कैसा है, ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का. ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? अगर गडचिरोली में 1000 गांव जिला में होते हैं, लेकिन गडचिरोली में अगर मान लीजिए 800 गांव में अगर आदिवासी निवास करते हैं और वो अगर अबव 85% के ऊपर है, तो उन 800 गांव को पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया का कानून पेसा एक्ट लागू होगा. सिर्फ 800 गांव को लागू होगा. ये है वो पूरे महाराष्ट्र राज्य में कौन से तालुका में पेसा एक्ट लागू हुआ, इसकी लिस्ट है गांव लेवल पर. अगर एक आधे तहसील में 120 गांव होते, लेकिन अगर वो 120 में से अगर वो 85 गांव में अगर आदिवासी रहते हैं ना, तो वो 50 गांव में पेसा एक्ट लागू है. सिर्फ गांव लेवल का है, कोई औकात नहीं है. वो गांव लेवल का एक्ट है पेसा एक्ट. 100% रिजर्वेशन. ब्राह्मणों ने प्लानिंग बनाकर 5वीं 6वीं अनुसूची को गायब करने के लिए पेसा एक्ट लाया गांव लेवल पे. अभी आप मुझे बताओ 100% रिजर्वेशन, अभी गांव लेवल पे कौन सी नौकरियां भरी जाती है? गांव लेवल पे तलाठी रहता है, बाबू रहता है, ग्राम सेवक रहता है, चपरासी रहता है, शिक्षक रहता है. मैंने इनकी कैटेगरी देखी, क्लास 3 के और क्लास डी के कर्मचारी. यानी पेसा एक्ट के अंतर्गत 100% रिजर्वेशन क्लास 3 और डी के कर्मचारी को. क्लास 1 और क्लास 2 में कोई पेसा एक्ट है ही नहीं. हो गया खेल खत्म. गांव लेवल का एक्ट, इसकी कोई औकात नहीं है पेसा एक्ट की. ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का जिसमें सारा लिखा हुआ है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया किन किन गांवों में लागू हुआ है. धारा नंबर 3 में प्रशासन का अधिकार और धारा नंबर 3 में और एक अधिकार दिया हुआ है. वो क्या अधिकार है? मान लीजिए किसी जिला में और राज्य में आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन वहां पे 5वीं अनुसूची वो एरिया शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ज्ञापन देगा और उसको बताएगा कि ये नागपुर जिला में आदिवासी इतने एरिया में आदिवासी निवास करते हैं, इस जिला में इतना एरिया शेड्यूल्ड एरिया रिजर्व किया जाए, ऐसा ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपेगा, राज्यपाल सौंपेगा. और धारा नंबर 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति उस एरिया को अनुसूची 5 घोषित करेगा. ये धारा नंबर 3 में प्रशासन का अधिकार. और जिस एरिया में आदिवासी निवास करते लेकिन वो एरिया घोषित नहीं हुआ है, तो उसको वो घोषित किया जाएगा धारा नंबर 3 के अंतर्गत. धारा नंबर 4 में लिखा हुआ है, धारा नंबर 4(1) में लिखा हुआ है, जो एरिया अनुसूची 5 घोषित हुआ 2/12/1985 में 11 जिले महाराष्ट्र में अनुसूची 5 घोषित हुए, उस घोषित एरिया में ट्राइबल एडवाइजर कमेटी गठित होनी चाहिए धारा नंबर 4(1) के अंतर्गत. और वो ट्राइबल एडवाइजर कमेटी में 3/4 सदस्य विधानसभा के एमएलए होंगे. जो महाराष्ट्र से 25 एमएलए चुनकर जाते उनमें से 3/4 ये ट्राइबल एडवाइजर कमेटी में होंगे. ये ट्राइबल एडवाइजर कमेटी में होंगे. अभी उर्वरित जो बाकी के जो सभासद है ट्राइबल एडवाइजर कमेटी में, वो कौन होंगे? बाकी के जो सभासद है ट्राइबल एडवाइजर कमेटी में, जो ट्राइब पंचायत अनुसूची 5 में दी गई है
वो ट्राइब पंचायत अभी तक भारत में निर्माण नहीं हुई। रिकॉग्नाइज ट्राइब पंचायत अभी तक निर्माण नहीं की। वो ट्राइब पंचायत के अंतर्गत जो बाकी के सभासद है, ट्राइब पंचायत पढ़े लिखे लोगों को ट्राइबल एडवाइजर कमेटी में नॉमिनेट करेगी। पढ़े लिखे लोगों को ट्राइबल एडवाइजर कमेटी में नॉमिनेट करेगी। मैंने सोचा कि पढ़े लिखे लोगों को ट्राइबल एडवाइजर कमेटी नॉमिनेट क्यों करेगी जब एमएलए ट्राइबल एडवाइजर कमेटी में है। बाबा साहब ने इसका विश्लेषण किया है कि जो ट्राइबल एडवाइजर कमेटी में 3/4 जो एमएलए आ रहे हैं, अगर वो मान लीजिए अगर गद्दार निकले, वो अगर धोखाधड़ी समाज के साथ की, तो साहब ने उनका बंदोबस्त करने के लिए वो अधिकार ट्राइब पंचायत को दिया गया। और ट्राइब पंचायत जो नॉमिनेट करने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऑब्जर्वर करके ट्राइबल एडवाइजर कमेटी में काम करेंगे। ऑब्जर्वर करके काम करेंगे। अगर मान लीजिए आमदारों ने अगर वो ऑब्जर्वर को मैनेज कर लिया तो आगे अधिकार दिया धारा 4(1) में, अगर वो ऑब्जर्वर अगर आमदारों के साथ अगर मैनेज हो गया, एमएलए के साथ अगर मैनेज हो गया तो क्या होगा, विधायकों के साथ अगर मैनेज हो गया तो क्या हो गया। ये बात अगर ट्राइब पंचायत को पता चली तो उस ऑब्जर्वर की केस हाई कोर्ट में नहीं चलेगी, सेशन कोर्ट में नहीं चलेगी, कोई भी न्यायालय में नहीं चलेगी। वो केस चलेगी ट्राइब पंचायत में। उसको कौन सी सजा देनी है, वो सजा देने का अधिकार ट्राइब पंचायत को है। तो कोई धोखाधड़ी करेगा समाज के साथ में। धारा नंबर 4(2) में लिखा हुआ है। धारा नंबर 4(2) में क्या लिखा हुआ है, जो ट्राइबल एडवाइजर कमेटी गठित की गई है, वो ट्राइबल एडवाइजर कमेटी केवल और केवल मात्र आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए काम करेगी। लेकिन मुझे पता है महाराष्ट्र में जो ट्राइबल एडवाइजर कमेटी है, वो आदिवासी विकास एवं कल्याण के लिए काम करने के बजाय दिन भर समाज से पैसा कलेक्ट करती है और शाम को बार में जाके बैठती है। ट्राइबल एडवाइजर कमेटी हो गया सत्यानाश। धारा नंबर 4(2) के तहत ट्राइबल एडवाइजर कमेटी जो निर्माण हुई, वो आदिवासी विकास एवं कल्याण के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद में धारा नंबर 5(2) में कहा गया है, धारा नंबर 5(2) में क्या कहा गया है, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। फिर मेरा सवाल है, अगर काटजू कहता है 1997 में, काटजू अगर कहता है सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश का आदिवासी भारत के मूल निवासी है, और धारा 5(2) कहती है आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, फिर आदिवासियों की जमीन टाटा बिरला मफतलाल अंबानी कैसे खरीद रहा है। उड़ीसा में जब मैं गया था, उड़ीसा का जब मैं प्रभारी था, तब वहां पे मुझे बताया गया कि उड़ीसा में जाजपुर नाम का जिला है, जाजपुर में टाटा का स्टील प्लांट आया हुआ है और आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन टाटा ने खरीद ली, हड़प कर ली, हजारों एकड़ जमीन। उसके विरोध में आदिवासियों ने मोर्चा निकाला, 2,500 आदिवासियों ने मोर्चा निकाला। उड़ीसा में बीजेडी की सरकार है, बीजू जनता दल, और वहां के मुख्यमंत्री है नवीन नाथ पटनायक। उन्होंने फायरिंग का आदेश दिया और 2,500 में से 11 लोग ऑन स्पॉट मार दिए गए। और उनका जो मुखिया था, आंदोलन चलाने वाला जो आदिवासी मुखिया था, उसको पकड़े, अंदर लेके गए रूम में, चेयर पे बिठा के उसको डायरेक्ट शूट कर दिए गए, ताकि भविष्य में इस उड़ीसा में कोई आंदोलन नहीं करेगा टाटा के विरोध में। अनुसूची कहती है 5(2) धारा, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। नंदीग्राम में 13 आदिवासियों को मारा गया। नंदीग्राम छोड़ो, उड़ीसा छोड़ो, नागपुर में 2005 में मिहान नाम का प्रकल्प आया। शिवनगांव में जब आंदोलन चला, 4 लोग मारे गए, गोलियों से मारे गए। 2 ओबीसी थे, 2 आदिवासी थे शिवनगांव के। नंदुरबार में सरदार सरोवर के द्वारा आदिवासियों की जमीन विस्थापित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 300 गांव जाने वाले हैं। नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन, समस्या आदिवासियों की, आंदोलन करती है मेधा पाटकर, सिंधुदुर्ग जिला की पाठ गांव की ब्राह्मण बाई है। आदिवासियों को गुलाम बनाने के लिए जवानी कुर्बान कर दी, शादी नहीं की। मेधा पाटकर, नाना पाटेकर जिस गांव का है उस गांव की मेधा पाटकर। भयानक समस्या। नंदुरबार में कुपोषण दूर करने के लिए टाटा ट्रस्ट नाम की कंपनी आई। अभी कुपोषण ये क्या बीमारी है क्या?
हमारे डॉक्टर साहब बताते रहते हैं, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के, कुपोषण ये भूखमरी शब्द का दूसरा नाम है। तो कुपोषण दूर करने के लिए वहां पे टाटा ट्रस्ट आया, वो कुपोषण दूर करने के लिए नहीं, बल्कि नंदुरबार में जो साधन संपत्ति है उसको लूटने के लिए टाटा आया है। अभी हम लोग उसके विरोध में आंदोलन चला रहे हैं। एडवोकेट रंजीत पाड़वी के नेतृत्व में हम लोग वहां पे आंदोलन चला रहे हैं टाटा के विरोध में। आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते। सर्रास विस्थापन के नाम पे आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, पुनर्वसन के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, अभयारण्य प्रकल्प के द्वारा आदिवासी को मारा जा रहा है, नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को मारा जा रहा है, 5वीं 6वीं अनुसूची अभी तक लागू नहीं कर रहे हैं। ये आदिवासियों की मूलभूत समस्या है, जिसके विरोध में भारत का आदिवासी कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा काय के ऊपर हो रही है? ये हमारी नौकरी चल रहा है, वो हमारी नौकरी चोर रहा है, ये हमारे इसमें आ रहा है, वो हमारे इसमें आ रहा है। अभी नौकरी ये कोई मूलभूत समस्या है क्या? यहाँ पे बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं। नौकरी कोई मूलभूत समस्या है? नौकरी सिर्फ जीने का साधन है। मूलभूत समस्या तो ये है कि आदिवासियों की पहचान खत्म किए जा रहे हैं। 5वीं 6वीं अनुसूची लागू नहीं हो रही, विस्थापन के पुनर्वसन के नाम पर आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। ये हमारी मूलभूत समस्या है। मूलभूत समस्या को हमारे लोगों ने छोड़ दिया, फालतू समस्या को लेके बैठे। नौकरी तो खत्म हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से नौकरियां खत्म हो रही है। धनगर आए या ना आए, धनगर आए या ना आए, कोई नौकरी रहने वाली नहीं है। चिल्लाते रहो तुम लोग। जाति जातियों में झगड़ा लगाने का कार्यक्रम है। ओबीसी में कुणबी मराठी झगड़ते रहते, एससी में मांग मातंग चामार महार झगड़ते रहते, आदिवासियों में कोड़ी महादेव कोड़ी माना गोंड प्रधान, और इधर धनगर और आदिवासी का मामला चल रहा है। साला हम लोग इधर झगड़ते रहे, हमारा दादा झगड़ता था, बाप झगड़ता था, मैं भी झगड़ते रहूं, फिर मेरा बेटा आएगा वो भी झगड़ते रहे, लेकिन राजा बनने की सोच हमारे मन में डेवलप ना हो। सिर्फ हम झगड़ते रहे झगड़ते रहे झगड़ते रहे, वो झगड़ा लगाते रहे, हम लोग झगड़ते रहे। और हमारे समाज के जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग आके बताते रहे धनगर नौकरी चोर रहे, उनको देखना पड़ेगा। वो आते जाएंगे, हम लोग लड़ते जाएंगे। जूते से मार खाने वाले 25,000 संगठन, जिन विद्यार्थियों में जाके ये लोग प्रचार करते हैं ना, वही विद्यार्थियों में जाके हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वही विद्यार्थियों में जाके हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हम लोग कोई वो प्राचीन काल का एकलव्य थोड़ी ना है, द्रोणाचार्य आएगा अंगूठा मांगेगा और दे देंगे, ऐसा थोड़ी मामला है। ये होतं कितीही द्रोणाचार्य काळ आता डरणार नाही, कारण नव्या युगाचा एकलव्य येत आहे आणि दान त्याचं करणार नाही, इथं तो मामला है। धारा 5(2) के अंतर्गत आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, सर्रास ले रहे। उसके बाद में लोकसभा और बनाती है, लोकसभा और विधानसभा अगर कोई कानून बनाती है, कानून बनाने का अधिकार लोकसभा विधानसभा को है। अगर कोई कानून बनाती है, वो कानून अगर जनता के हित और कल्याण का नहीं है, वो कानून भारत में कहीं पे भी लागू नहीं हो सकता। अगर ट्राइबल एडवाइजर कमेटी ने विरोध किया तो कितना मौलिक अधिकार है। विधानसभा लोकसभा अगर कानून बनाती है और वो जनता के हित और कल्याण का अगर नहीं है, और ट्राइबल एडवाइजर अगर कमेटी कहती है कि ये कानून कहीं पे लागू नहीं होना चाहिए, कहीं पे लागू नहीं होगा। इतना बड़ा अधिकार यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में अनुसूची 5 में अधिकार है कल्चरल को लेके, अगर कोई आदिवासियों में कम्युनिटी डिस्प्यूट होता है, झगड़े होते हैं, तो वो झगड़ा पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, वो झगड़ा हाई कोर्ट नहीं जाएगा, वो झगड़ा डायरेक्ट सेशन कोर्ट नहीं जाएगा, वो झगड़े को ट्राइब पंचायत सुलझाएगी। ये अधिकार आदिवासी पंचायत को दिया है, लेकिन भारत सरकार ने, इन ब्राह्मणों ने, इन बदमाशों ने आदिवासी पंचायत निर्माण करने की बजाय हमारा आदिवासियों का अधिकार चुराया और तंटा मुक्ति के नाम से चला रहे हैं। जिन्होंने साले ने बहुत तंटे किए हमारे समाज में, उसके नाम से चला रहे। और आदिवासी पंचायत जो गठित होनी चाहिए, जो आदिवासियों का झगड़ा आदिवासी पंचायत सुलझाएगी, यह अधिकार संविधान में लिखा हुआ है अनुसूची 5 में, अभी तक लागू नहीं किया। तंटा मुक्ति लाए, आदिवासी पंचायत गायब हुई। इशू को नॉन इशू को यानी जो इशू ही नहीं, नॉन इशू को इशू बनाकर वो लोग प्रेजेंट कर रहे। उसके बाद में
आदिवासी जिस एरिया में रह रहा है, 5वीं अनुसूची में लिखा है, जिस एरिया में रह रहा है, अगर वहां पे आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति, कला और अस्तित्व अगर धोखे में है और जंगल जमीन अगर असुरक्षित है, तो ये सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी और जवाबदारी सरकार की होगी। अनुसूची 5 में लिखा है कि जल जंगल जमीन, आदिवासी की सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व, कला और आदिवासी अगर शोषित पीड़ित है, ये शब्द भी है वहां पे, शोषित अगर पीड़ित है, ऐसा अगर है तो सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि उस एरिया को, उस जल जंगल जमीन को, उस एरिया के आदिवासियों की सभ्यता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की लगाई है। सरकार सुरक्षित करने के बजाय आदिवासियों को बेदखल कर रही है, भगा रही है। हो गया सत्यानाश। कितना गंभीर मामला है। अनुसूची 5 में आदिवासियों को 3 रिजर्वेशन है। एक रिजर्वेशन है जिला लेवल का, एक रिजर्वेशन है स्टेट लेवल का, एक रिजर्वेशन है सेंट्रल लेवल का। जिला में अगर नंदुरबार में, उदाहरण के लिए नंदुरबार में 82% आदिवासी है, अगर जिला परिषद की जगह निकलती है 100, तो 82 आदिवासी लोगों को भरना होगा। महाराष्ट्र में आदिवासी 10.5% है, 100 में से 11 लोग आदिवासियों के भरने होंगे। और पूरे देश भर में 7.5% आदिवासी है, 7.5% अगर सेंट्रल में 100 जगह निकलती है तो 8 लोग आदिवासियों के भरने पड़ेंगे। इतने मौलिक अधिकार अनुसूची 5 में दिए हुए जो अभी तक लागू नहीं हुए। इतना ही नहीं, अनुसूची 5 में लिखा हुआ है, अनुसूची 5 ये ट्राइबल एडवाइजर कमिटी, बीजेपी जो सरकार है ना वर्तमान में, वो सरकार का मतलब ट्राइबल एडवाइजर कमिटी आदिवासियों की स्पेशल सरकार है, ध्यान में रखो। एक है बीजेपी की सरकार, एक है ट्राइबल एडवाइजर कमिटी की सरकार, समझाने के लिए। ट्राइबल एडवाइजर कमिटी ये सरकार है आदिवासियों की। भारत में बाबा साहब ने संविधान में 2 संविधान की निर्मित की। आदिवासियों के लिए सेपरेट संविधान है, सेपरेट संविधान आदिवासी को है। 50 के पहले संविधान नहीं था, बीपीसी नाम का कानून था, ब्राह्मण पिनल कोड। एक अधिकार था SC ST OBC माइनॉरिटी को ऊपर के 3 लोगों की सेवा करना। अंग्रेज भारत में आए, IPC नाम का कानून बनाया, इंडियन पिनल कोड, और वहां पे अधिकार दिया क्राइम एंड पनिशमेंट। इसलिए तो नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को लटका दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद में बाबा साहब ने जो संविधान तैयार किया उसमें अधिकार मिला राइट्स एंड ड्यूटी, लागू होनी चाहिए। अगर राइट्स एंड ड्यूटी है तो लागू होनी चाहिए। हम भी वकील लोगों के साथ, हमारे किन्ना के सर के साथ मार्गदर्शन लेते रहते तो कुछ चीजें पता चल जाती है, IPC क्या है, संविधान क्या है। इसीलिए साथियों, ये जो मामला है इस बात को गंभीरता से देखना होगा, गंभीरता से समझना होगा। 5वीं जो अनुसूची में है, अनुसूची में बहुत सारे अधिकार दिए हुए, वो अधिकार हमारे विकास एवं कल्याण के। ये अधिकार जिला परिषद को जो अधिकार दिया है, स्वायत्त शासन, सरकार का मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो मंत्री संत्री है, शिक्षा मंत्री जो है, इसको भी आदिवासी एरिया में स्कूल निर्माण करने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने जो क्षेत्र अनुसूची 5 में है उस क्षेत्र में स्कूल निर्माण करने का अधिकार, दवाखाना निर्माण करने का अधिकार, वहाँ पे उद्योग निर्माण करने का अधिकार, वहाँ पे जो भी निर्माण करने का अधिकार है सरकार को नहीं दिया है। अनुसूची 5 ने वो अधिकार ट्राइबल एडवाइजर कमेटी के पास में दिया है। सरकार नहीं निर्माण करेंगी, ट्राइबल एडवाइजर कमेटी आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए उस क्षेत्र में हॉस्पिटल खोलेगी, स्कूल खोलेगी। साला राजा लोग हैं हम लोग। ये अगर लागू हो जाती है, हम निर्णय लेंगे और स्कूल खोलेंगे, तब हम डिसीजन लेंगे। वहां पे गधे का पढ़ाना है या भाकर का पढ़ाना है, हम लेंगे डिसीजन, हमारी स्कूल रहेंगी। ये अधिकार ट्राइबल एडवाइजर कमेटी को दिया है कि उस एरिया के आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए ये ट्राइबल एडवाइजर कमेटी डेवलपमेंट करेंगी। अभी आप लोगों को लगेगा ये डेवलपमेंट कहां से होगा, ये सारा डेवलपमेंट कहां से होगा? इसके लिए तो अनुसूची 6 बाबा साहब ने बनाई। ये डेवलपमेंट कहां से होगा? इसलिए बाबा साहब ने अनुसूची 6 बनाई। अनुसूची 6 में है
स्वायत्त शासन, मालकियत का अधिकार। मालकियत का अधिकार का मतलब जल जंगल जमीन के ऊपर आदिवासियों का मालिकाना अधिकार होगा। भारत में 30 राज्य में आदिवासी निवास करते हैं। उस आदिवासी जहां जहां निवास करते हैं उस क्षेत्र में 89 प्रकार के धातु है। पहला अधिकार है जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा। दूसरा अधिकार है जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करता है उस क्षेत्र में आदिवासी जहां निवास करता है वहां पे 89 प्रकार के धातु है। और वो 89 प्रकार के धातु की कीमत, वो धातु कौन से? सोने, चांदी, हीरे, जवाहर, मोती, मैग्नाइट, बैक्साइड, यूरेनियम। ये धातु की जो कीमत है 11,000 लाख करोड़ है। 11,000 लाख करोड़ का मतलब भारत में आदिवासी 7.5% है। भारत में आदिवासी 11 करोड़ 70 लाख है। 11 करोड़ 70 लाख आदिवासी 11,000 लाख करोड़ का मालक है। मैंने प्रयास किया 11 के ऊपर कितने जीरो लगते तब 11,000 लाख करोड़ बनते। मैं अभी तक जीरो लगा नहीं पाया। आप घर जाने के बाद प्रयास कीजिए और आप मुझे बताइए जीरो कितने लगते। उतने का मालक ये आदिवासी है। 11,000 लाख करोड़ का मालक आदिवासी है। भिखारी बन गए, भिखारी बन गया। मैं जब जाता हूं प्रचार के लिए तो लोग मुझे पूछते गेराम जी आप आदिवासी हो, कौन से जाति से? तो मैं कहता हूं गोंड जाति से। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आपका गोंडवाना प्रांत था, गोंडों के राजा थे। तो बड़ी हंसी आती है मुझे, साला राजा थे हमारे। वो बोलते हैं आपके भी कुछ राजा परदादा राजा थे क्या? आपके कुछ दादा परदादा राजा थे क्या? मैं कहता हूँ राजा थे, अभी भिखारी बन गए। और जिन लोगों ने भिखारी बनाया है उसका एड्रेस भी मिला है, उसका नाम भी मिला है। सिर्फ हमारा प्रयास चल रहा है कि ये 800 जाति आदिवासियों की एक बार जुड़ जाए, उसका क्या बंदोबस्त करना है ये भी प्लानिंग माननीय वामन मेश्राम साहब जिनके नेतृत्व में ये कारवा चल रहा है वो तैयार है। वो तैयार है, सिर्फ बाहर आने का है। आदिवासियों को बंदूक पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। 89 प्रकार के धातु का मालक, 11,000 लाख करोड़ का मालक आदिवासी, 11 करोड़ 70 लाख आदिवासी, मल्टीप्लाई 11,000 लाख करोड़। एक आदिवासियों को 1100 करोड़ रुपए आते। तो मुझे लगा एक आदिवासी को 1100 करोड़ आएंगे। मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, 5500 करोड़ का मालक तुम्हारे साथ में बात कर रहा हूं जो वर्तमान में भिखारी है। 5500 करोड़ का मालक। वरकड़े सर, हम लोगों को मांगने की जरूरत नहीं है। राजा लोग है, टाटा बिरला मफतलाल अंबानी की औकात नहीं है हमारे सामने। 11,000 लाख करोड़ के मालक है हम लोग। अंबानी का क्या आंकड़ा है हमारे सामने? कुछ भी नहीं है। राजा लोग हैं हम लोग। लागू नहीं हुई ये बात अलग है कि हमारे समाज में दलाल पैदा हुए, ये बात अलग है, लागू नहीं हुई। लेकिन गर्व तो हो रहा है कि 11,000 लाख करोड़ का मालक है। लागू होंगी तब देखेंगे क्या है। अभी तो है ना, सुकून मिलता है, बड़ा बड़ा अच्छा सुकून मिलता है 11,000 लाख करोड़ बोलने में। गिनने में कितना समय लगेगा पता नहीं, बोलने में अच्छा लग रहा है। 11,000 लाख करोड़ के मालक आदिवासी है। और बहुत सारे अधिकार वहां पे लिखे हुए हैं। क्या अधिकार है? जो क्षेत्र अनुसूची 6 घोषित होगा उस क्षेत्र में, अगर मान लीजिए अनुसूची 6 अगर घोषित होगा, अनुसूची 5 में अनुसूची 6 निर्भय है, अनुसूची 5 और 6 अलग है।